हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूं। ये लेक्चर नंबर 7 का सेकेंड पार्ट है। आज हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। उस लेक्चर पे मैंने शुरू में इस तरह के इस टॉपिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो ब्रह्मास्त्र चाहिए होते हैं वो मैंने सब कुछ समझा दिया है। कितनी तरह की वैरायटीज आप क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे आप अप्रोच करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो एक एक करके हम लोग आज एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाएंगे। शुरू में मैं एक दो क्वेश्चन इसका करूंगा एंड देन इसको नीचे से ऊपर तरफ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। लास्ट तक आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक करके क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। और हाँ, आज जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा और जो लेक्चर नंबर 7 में मैंने कराया भी था सब क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या आपका आंसर आता है, और अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले जाइए, वरना देख लीजिए। मैं एक ही दो क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, देन हम लोग अच्छे वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। कैन आई कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट in Na2SO4 Na2SO4 कौन कौन सा एलिमेंट है यहां पे? एक तो आपका सोडियम है, तो मास परसेंटेज आपको सोडियम का चाहिए होगा। फिर आपका क्या है? सल्फर है, मास परसेंटेज आपको सल्फर का चाहिए होगा। और फिर मास परसेंटेज आप ऑक्सीजन का चाहिए होगा। कैसे निकालते हो आप मास परसेंट? तो मास परसेंट निकालते हो मास ऑफ द सब्सटेंस बाय टोटल मास। जिस सब्सटेंस का आपको मास निकालना हो उसका मास बाय टोटल मास। तो सबसे पहले हम लोग टोटल मास काउंट कर लेते हैं। तो एक सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो दो का तो 2 इंटू 23 प्लस। एग्जाम में आपको ये दे के भी दे सकता है, और आप कोशिश करिए कि बार बार आप इतनी बार उसको लिखोगे ना इन 2 सालों में कि आपको ये याद हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं करिए याद होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ऑक्सीजन का आपको याद हो गया होगा, कार्बन का तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सल्फर का 32, कितना ऑक्सीजन 4, और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना देखिए जरा 46 प्लस 32 और 64 कितना होगा देखिए 6 4 10 2 12 और 6 4 10 3 13 1 14, तो 142 हो गया इसका। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ सोडियम कैसे होगा? कितना यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो एक का 23 तो 2 का 2 इंटू 23 बाई टोटल कितना है 142 इंटू 100 आपका निकल के आएगा। वहां पे मैंने लिख दिया आंसर भी 32.39%। ठीक है, सल्फर का कितना होगा? एक ही सल्फर है 32 बाई 142 इंटू 100 कितना निकल के आएगा ये 22.53%। ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीजन है 4 है, तो 4 तो 64 हो जाएगा ना, क्योंकि एक का 16 तो 4 का 64। 142 इंटू 100 कितना निकल के आ गया 45.07%। ठीक है, हो गया ये। तो आप इस पे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, तो आई थिंक आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे चलते हैं, क्योंकि आपको ये इजी लगेगा, आसान है ये। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सॉल्व कीजिए आप इसको। देखिए आपका अगर आंसर आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, अदरवाइज आप देखते रहिए। तो ये कैसे सॉल्व किया हुआ यहां पे? कह रहा है कि फेरिक सल्फेट इज यूज्ड। मैं एक बात बता दूं आपको, यहां पे फेरिक लिखा है ना, इसका मतलब है Fe+3। पता अगर आपको यहां पे फेरस लिखा होता, अगर आपको यहां पे फेरस लिखा होता तो आप यहां पे Fe+2 लिखिए, Fe+2 लिखिएगा। अब जब एलिमेंट अपने हायर ऑक्सीडेशन में रहता है तो उसको इक बोलते हैं, लोअर में रहता है तो अस बोलते हैं। तो इस चीज का पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको रिडॉक्स में दूंगा, तो वहां आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। is used in water sewage treatment in the removal of suspended impurities. Its empirical formula is this. तो पहले आप लिख लीजिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है पहले आप उसको लिखिए।
Fe2SO4 थ्राइस। लिख लिया आपने। कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ आयरन। तो मास परसेंटेज ऑफ आयरन निकालना है आपको, फिर मास परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है आपको, उसके बाद मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक तो इंडिविजुअल एटम का हमको एटॉमिक मास चाहिए और टोटल मास भी चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका एटॉमिक मास दो लोग दो तरीके से निकालते हैं, तो देख लेते हैं कौन सा तरीका बेहतर रहता है। जैसे कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, आयरन कितना है 2, एक आयरन का कितना है एटॉमिक मास 56। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये पूरा एक साथ निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3, सल्फर का आपका 32 प्लस कितना है यहां पे ऑक्सीजन 4, तो 4 इंटू एक का कितना होता है 16। क्या होगा देखिए जरा, ये जगह 112 दो जगह बात, हाँ ठीक है 3, ये कितना होगा 32 प्लस 64 कितना होगा 112 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 4 2 6 और 6 3 9, कितना हो गया देखिए 112 3 6 18 3 9 27 1 28, इसको जोड़िए कितना होगा 8 2 10 8 1 9 1 10 2 1 3 1 4 400। देख लीजिएगा मैथ्स थोड़ा नाजुक है मेरा। अच्छा, एक तरीका और भी है जिसे आप निकालिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये तो ठीक है, बोलेंगे सर 2 आयरन था और एक का 56 है। चलिए अब वो लोग क्या करते हैं कि इसको तोड़ देते हैं, मतलब अलग अलग कर देते हैं। वो भी एक तरीका है, इसको आप अलग कर दीजिए। तो सल्फर यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे टोटल कितना था 3, तो 1 इंटू 3, तो यहाँ पे हो गया 3 सल्फर, तो एक सल्फर का कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, लेकिन यहाँ पे कितना है 3, तो 4 3 12 और एक ऑक्सीजन कितना हो गया 16। कितना देखिए जरा, ये जगह आपका 112, ये जगह आपका 96, 3 2 6 3 9 और ये कितना 16 दूना 32, 16 एकम 16 3 192। देखिए कितना आता है 6 4 10 9 9 18 19 1 20 1 1 2 अच्छा 2 2 4, हाँ तो ये 400, ये भी आपका 400, ये भी आपका 400। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब यहां पे कौन सा फायदेमंद होगा आप देखिए, आयरन कितना 2 आयरन का कितना हो जाएगा 112, आपने यहां भी लिखा 112, यहां पे भी परफेक्ट। तो 112 बाई 400 इंटू क्या लिखेगा 100, तो ये आपका निकल के आ जाएगा आपका 4 दूना की 20, आपका 4 32, ठीक है, वो आपका जाएगा 28%। अब सल्फर का कितना है, अब देखिए अब यहां पे आपको दिक्कत हो सकता था, तो यहां पे आपने अलग से लिख दिया 96, तो 96 बाई 400 इंटू 100, ये कट गया 4 दूना के 8 और फिर 4 चौको 16, 24%, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए कितना, अब देखिए अब क्या करते हैं आप, अब वही यही करना पड़ता है आपको आखिरकार, पहले आप 16 4 करते फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, तो ये भी है। तो दोनों तरीका से 192 बाई 400 इंटू 100 करते आप, ये कट जाता 4 चौक को 16 4 और 32, खत्म परसेंट। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, दोनों आप जैसा निकाले कोई गलत नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत इजी भी है और आप बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं करा रहा हूं, मैं आपकी जगह अपने आप को रख के सॉल्व कर रहा हूं। देखिए जरा कैसे करता मैं, ये आपको कैसे करना चाहिए। देखिए लिखा है ब्यूटारिक एसिड कंटेन्स ओनली, मान लीजिए कोई है ब्यूटारिक एसिड, कुछ होगा ब्यूटारिक एसिड, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कंटेन ओनली, क्लियर है। अच्छा, ए 4.24 मिलीग्राम आप सैंपल ऑफ ब्यूटारिक एसिड, मतलब इसका मास आपको दिया है कितना 4.24 मिलीग्राम, वेट दे दिया आपको। इट गिव्स 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2। ब्यूटारिक एसिड इज कंप्लीटली बर्न, मतलब आपने इसको किससे रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन से। कंप्लीटली बर्न का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। जब आपने ऑक्सीजन से इसको बर्न किया
इट गिव्स 8.45 मिलीग्राम। ये आपको देता है 8.45 मिलीग्राम ऑफ क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में आपको क्या देता है 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2O। आपको ये दिया। ठीक है, क्वेश्चन यहां तक ये लिखा, यहीं तक हमने लिखा। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं सर सैंपल का वेट तो 4.24 है और एक CO2 दे रहा है 8.45, ये तो ज्यादा ही दे रहा है, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। एक्चुअली वो इसलिए क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। बर्न का मतलब ऑक्सीजन के साथ ही तो रिएक्शन हो रहा है, तो इस वजह से उसका मास यहां पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट? तो चलिए मास परसेंटेज का पहले लिखिए। तो आप, मैं हमेशा बोलता हूं जो दिया आप उसको पहले लिखिए। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए हमको, फिर क्या है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए हमको, और फिर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। मास परसेंटेज के लिए मास तो चाहिए ना, वो कहां से आएगा, कहां है कार्बन, कहीं दिख तो नहीं रहा, कहां से आएगा, हाँ कहां दिखा, ओहो यहां लिखा है, यहां है कुछ कार्बन का कुछ लेन देन। क्या होगा लेन देन, कैसे होगा ये देखा जाए इसको। अच्छा क्या हो सकता है, जरा मैं एक चीज समझाऊं आपको। यहां से CO2 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन। इसका टोटल मास कितना है 44, एक कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन 32, तो ये 44। तो अगर मैं ऐसा लिखूं 44 मिलीग्राम, तो इसमें कितना कार्बन मिला है, कितना कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन का वेट 12 मिलीग्राम, मिलीग्राम रख लीजिए आप। तो अगर ये 1 मिलीग्राम होता तो कितना होता है 12/44, लेकिन कितना मिलीग्राम है CO2, 8.45। तो 8.45 में कितना कार्बन का वेट हो जाएगा, इतना वेट हो जाएगा। तो ये हो गया वेट ऑफ कार्बन। मतलब अगर मैं 4.24 मिलीग्राम का ब्यूटारिक एसिड लेता हूं तो इतना कार्बन मिलेगा। मतलब ये हो गया टोटल वेट, और ये क्या हो गया वेट ऑफ कार्बन। लिखिए जरा 12/44 इंटू 8.45, ये तो वेट ऑफ कार्बन बाय टोटल वेट 4.24 इंटू 100 कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये आंसर आता है तो हम सही जा रहे हैं। 54.3% हो गया, क्लियर है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कहां से दिख रहा, आप समझ भी गए अरे हाइड्रोजन तो अब यहां से कुछ करेंगे सर, कैसे देखिए जरा, H2O है तो कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो अगर मेरा सपोज 18 मिलीग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 मिलके 18। तो अगर 18 मिलीग्राम वाटर होता तो 2 मिलीग्राम हाइड्रोजन मिलता, क्लियर है। तो अगर ये 1 मिलीग्राम होता तो 2/18 हो जाता, लेकिन कितना है 3.46, तो 3.46 मिलीग्राम ऑफ वाटर में 2/18 इंटू 3.46 मिलीग्राम क्या मिल जाता मुझे, हाइड्रोजन मिल जाता। मतलब अगर मैं इसको कंप्लीटली बर्न करता हूं तो H2O इतना मिलेगा, H2O इतना मिलता, लेकिन हाइड्रोजन कितना मिलेगा, कितना। अगर मुझसे मास परसेंटेज ऑफ CO2 पूछता तो फिर हमको फिर कार्बन के साथ ये पूरा CO2 का आप लिखते, ये वेट बाय टोटल वेट इंटू 100 लिखते, ठीक है। तो यहां पे अभी फिलहाल हाइड्रोजन की बात है, तो हाइड्रोजन का ये और यहां से तो क्या लिखिएगा, देखिए कितना वेट है 2/18 इंटू 3.46, टोटल वेट कितना है आपका 4.24 इंटू 100, इसको सॉल्व करिएगा आएगा 36.7। भाई मैं समझा दूं आपको कि इसको आप जब बर्न करेंगे तो इतना H2O मिलेगा, लेकिन हमको तो हाइड्रोजन चाहिए, तो हमने क्या करा कि H2O से हाइड्रोजन निकाला, इतने H2O में इतना हाइड्रोजन, तो इतने 4.24 ग्राम में इतना H2O मिलता है और उतने में इतना हाइड्रोजन मिलता है, तो हमने डायरेक्ट इससे कनेक्ट किया कि इतने में, अब उसमें इतने में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, तो वेट ऑफ द
हाइड्रोजन और बाई टोटल उसका मास, तो परसेंटेज आ गया आपका। ठीक है, अब परसेंटेज आप ऑक्सीजन कहां से आएगा, तो टोटल मिला के 100 ही तो है, टोटल मिला के आपका कितना है 100 है, ये आपका कितना आता है, सॉरी ये गलत हो गया, वहां से उल्टा लिख दिया मैंने, ये आपका है 9.0, हाइड्रोजन का लिखा है 9.0%। अच्छा, तो टोटल, अब टोटल मिला के आपका 100 है, तो अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया हम तो कार्बन से बने हैं, हाइड्रोजन से बने हैं, ऑक्सीजन से बने हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन तो पता चल गया, अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, टोटल आप 100 है, बने इन दोनों तीनों से हैं, तो इन दोनों का तो मुझे पता चल गया 54.3% और प्लस हाइड्रोजन का 9.0%, तो ऑक्सीजन का अपने आप निकल के चला आएगा, कितना आता है 36.7%। अगर आप चाहें तो यहां से आप ऑक्सीजन भी निकाल लीजिए, यहां से भी आप, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन तो यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो आप यहां से भी ऑक्सीजन इसी तरह निकालिए, यहां से भी ऑक्सीजन इसी तरह निकालिए, फिर जोड़िएगा तो इतना आएगा। तो इससे अच्छा उस क्वेश्चन में क्या ध्यान देने वाली बात थी, ओनली, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों तो हमने इजीली निकाल लिया, 100 से माइनस कर दिया, ऑक्सीजन आ गया। अब ये हो गया आपका परसेंटेज, व्हाट इज द मास परसेंटेज। अब हमको चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ब्यूटाइरिक एसिड। तो मॉलिक्यूलर मास याद करिए, अगर आप मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना होता था तो सबसे पहले मैं इंपेरिकल फार्मूला निकालता था। इंपेरिकल फार्मूला के लिए कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए वो पता करना होता था, वो हम अभी दिया है क्वेश्चन में। और क्या चाहिए था याद है आपको, इंपेरिकल फार्मूला के लिए एलिमेंट चाहिए होता था और मास परसेंटेज। मजे की बात है कि आप तीनों का मास परसेंटेज निकाल लिए। अब मोल निकाल लीजिए, मोल निकालने के बाद आप क्या निकाल लीजिएगा, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लीजिए। सिंपलेस्ट रेशियो के बाद क्या करते थे आप, मुझे याद है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। n क्या होता था, मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल वेट। क्या क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट है, जी हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास आप दिया है, खत्म। तो अब उसी स्टेप को हम फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं उसी स्टेप को आपको फॉलो करके दे देता हूं। कहां गया, एक सेकंड, चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़ा करके इसको मिटा देता हूं मैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, पीडीएफ में होंगे भी, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, या इसी क्वेश्चन को एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। सीखने में कोई हर्ज नहीं है, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। पहली बार किसी को नहीं आता है, हमें भी नहीं आता था, पहली बार जरूरी नहीं कि आपको आ जाए, कोई बात नहीं, सीखेंगे, नहीं आता तो सीखेंगे, इसमें कोई दुराय तो नहीं है ना, हमारे सीखने पे तो कोई रोक नहीं है, सीखने में क्या है। सेकेंड पार्ट, तो मॉलिक्यूलर मास, चलिए पहले मैं लिखता हूं कौन कौन सा एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं आता कोई बात है, हम सीखेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद मास परसेंटेज। गलती हमसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि अभी दो लोग को सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो कार्बन का आया 54.3 और इसका आया 9.0 और ये कितना था 36.7, परसेंटेज लिख दिया। अब क्या चाहिए हमें, मोल। मोल कैसे आता है, वेट, मैंने आपको बताया भी था कि क्यों इसको मैं वेट ले लेता हूं। 54.3 भाई कार्बन का 12, ये आपका आता कितना 4.52, ये आ जाता आपका। ये 9, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 9.0 हो गया। ये कितना है 36.7 बाई 16 कितना आएगा, ये देखिए, ये भी आपका जगह 2.29, मैंने पहले लिख दिया ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद क्या निकालना आपने, सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हो, सबसे पहले आप सबसे छोटा पता करिए, कौन है देखिए जरा, ये है, उससे आप सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए 4.52 बाई 2.29, 9.0 बाई 2.29, 2.29 बाई 2.29। इसको आप एक बार और सॉल्व कीजिएगा, खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अभी आप पहले देख के सीख लीजिए, फिर रुक के आप खुद से सॉल्व कीजिए, बस खत्म, वो आपका हो गया। कोई कॉपीराइट तो है नहीं, जो लिखेगा उसी का ही सीखेंगे आप। ये आ गया 2, ये अप्रोक्सीमेटली क्या 4 और ये अप्रोक्सीमेटली कितना 1। क्या लिख सकता हूं मैं उसका इंपेरिकल फार्मूला, क्या हो जाएगा बोलिए जरा। एक 2 कार्बन C2, हाइड्रोजन कितना 4 और ऑक्सीजन कितना 1, तो ये हो गया उसका इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन दे तो 4 या 5 नंबर कर देगा, ठीक है।
उसके बाद हो गया इंपेरिकल फार्मूला। मैंने क्या बोला था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको निकालना हो तो n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। n क्या था? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। फर्स्ट वाले लेक्चर में इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छे से ही समझाया है बहुत कि मॉलिक्यूलर वेट ना देखिए डेंसिटी देता थोड़ा और लंबा होता बाई इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना दिया है 88। इंपेरिकल वेट कितना हो जाएगा? अब देखिए यहां से कैसे निकालिएगा, 2 कार्बन का 24 और 4 हाइड्रोजन कितना 4 और एक ऑक्सीजन 16 कितना हो गया देखिए 4 4 8 14 और वहां पे 2 1 3 1 4 तो ये कितना हो गया कट के आपका 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू C2H4O1 क्या होगा C4H8O2 खत्म। ठीक है ये हो गया आपका मत। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको पहली बार में नहीं आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं, हमसे भी हो सकता है कहीं गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बस सीखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अभी आपके प्रैक्टिस का समय है, जितना गलती करना है प्रैक्टिस में कर लीजिए, बस एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, बस यही कोशिश है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। सॉल्व करिए इसको आप, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और आपका आंसर ये आ भी जाएगा, ठीक है। मैं क्यों इसको सॉल्व कर रहा हूं उसका एक रीजन मैं बता रहा हूं आपको। कैसे कीजिएगा, द कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको इंपेरिकल फार्मूला चाहिए। इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हो? सबसे पहले आप लिखते हो एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट हैं, सोडियम सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद क्या करते हो आप, इसके बाद आप निकालते हो मास परसेंटेज जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा बोलिए जरा, 14.31 9.97 6.22 6.69.5, ठीक है। मास परसेंटेज भी आपने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता था, आप मोल निकालते थे। कैसे लिखते थे आप, वेट बाई स्क्वायर 23 9.97 बाई 32 सल्फर का 6.62 बाई 1 69.5 और ऑक्सीजन का 16। जब आप डिवाइड कीजिएगा ये 0.62 आता है, या तो आपका 0.31, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 6.22 और ये आपका आएगा 4.34, ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, 0.31। तो अभी आपको जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो। ये इजी है, 0.62 बाई 0.31 0.31 बाई 0.31 6.22 बाई 0.31 4.34 बाई 0.31। ये कितना आ गया 2 1 20 और ये कितना हो गया आपका देखिए 40, ये आ गया, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलेगा इंपेरिकल फार्मूला क्या निकल क्या, देखिए Na2S ऑक्सीजन, सॉरी ये कौन सा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपने लिख दिया 20 और ऑक्सीजन कितना हो गया 40, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या इंपेरिकल फार्मूला। अब आपको आगे दिया होगा वेट कुछ कह रहा है हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। अच्छा इसमें क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो n कैसे आएगा, n आता है कैसे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन वाटर क्रिस्टलाइज, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 322। अच्छा अगर आप इसका निकालना चाहें तो अभी आपने देखा था कि इसका कितना था
142 आता था। अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था ना एक क्वेश्चन शुरू में ही, प्लस और कितना 180, तो कितना हो जाएगा 2 और 4 12, 1 1 2 1 3 320 भी आ जाएगा 22, तो कितना हो जाएगा 1। तो मतलब जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। क्या है वो देखिए, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि पहले सबसे पहला क्वेश्चन यही था। तो ये क्या हो जाएगा देखिए जरा, यही फार्मूला है Na2 ऐसे। यहां तक बहुत आसान है, आप भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या था, क्यों मैंने इस क्वेश्चन को कराया देखिए। कह रहा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑन द एजम्पशन, आपको ये एज्यूम करना है दैट ऑल द हाइड्रोजन in the compound are present in the combination with oxygen as water। कैसे कंबाइन हुआ है, वाटर, मतलब इस कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ वाटर बना रहे हैं। तो कितने हैं देखिए जरा, 20 है आपका, 20 है। तो एक बात बताइए कि जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हो, जब एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हो आप, तो कितना हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि अगर 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल है। 2 हाइड्रोजन का जब एटम मिलेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो 1 हाइड्रोजन एटम कितना बनाएगा, 1/2। कितना हाइड्रोजन है आपका, टोटल कितना है 20, तो 20 कितना बनाएगा, तो 1/2 इंटू 20 कितना हो गया 10। मतलब 20 हाइड्रोजन मिलके 10 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं। तो अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, अगर आपका 10 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो 20 तो हाइड्रोजन का कंजम्पशन होगा, वो तो हो गया। ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, 10, 10 इंटू 1 10 ऑक्सीजन, लेकिन कितना दिया आपको 14। तो 10 तो आपके वाटर में चले जाएंगे, बचेंगे कितने 4 कहां जाएगा देख लिया जाए, Na2SO4 जो 4 ऑक्सीजन बच गया, डॉट क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में 10H2O। तो ये रहा, इस चीज को मुझे समझाने के लिए मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिए। अगर आपके तीनों आंसर आ जाते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, अदरवाइज देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है ये। हर बार की तरह पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। शायद एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पहले डिक्टो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो कह रहा है कि एक वेल्डिंग फ्यूल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। याद है उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हुआ करता था, यहां पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। बर्निंग स्मॉल, तो मतलब आप इसको जला रहे हो। सेम आई थिंक वो ऐसे याद, आप याद है क्या उस क्वेश्चन में कैसे ऑक्सीजन से बर्न हुआ था, तो CO2 वाटर देता था, तो CO2 से कार्बन, H2O से हाइड्रोजन, कुछ ऐसे आ रहा था, याद है आपको। तो ऐसा है कार्बन हाइड्रोजन। बर्निंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सिंपल ऑक्सीजन के साथ इसको आप जला दिए। क्या दे रहा है ये, 3.38 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है। और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। एंड नो अदर प्रोडक्ट, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ये तो हो गया। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट STP, अब इसको हम लिखा जाए 10 लीटर एट STP। अच्छा STP आया, मैंने क्या बोला था आपको याद है पहले जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। तो जब भी STP दे तो आपके दिमाग में एक बात तो पक्का होना चाहिए कि 22.4 लीटर तो लिखना ही होगा, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ये तो आपको लिखना ही चाहिए। लिख लिया, दिया है तो लिख लीजिए। क्या है, आप द वेल्डिंग गैस इज फाउंड 11.6, ओके। मतलब 10 लीटर का जो वेट दिया है वो आपको कितना दिया है, 11.6 ग्राम। देख लीजिए क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ द वेल्डिंग गैस, इस गैस का जो अगर 10 लीटर वॉल्यूम हो STP पे, तो इसका वेट कितना है 11.6 ग्राम है।
देखेंगे आगे क्या कह रहा है। कैलकुलेट इंपेरिकल वेट, मोलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये बात तो पक्का है कि इंपेरिकल वेट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का ही परसेंटेज चाहिए होगा। तो पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट। चलिए सबसे पहले तो हम एलिमेंट कौन सा, जो चीज चाहिए हम लिखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, ए पार्ट, क्योंकि यहां पे आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए बोल रहा है। अब क्या चाहिए आपको, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे आएगा, अब कहां से आएगा, कार्बन हाइड्रोजन। तो यार पहले वाले क्वेश्चन में ना इसका भी वेट दे रखा था, यहां पे दिया ही नहीं है, यहां पे तो दिया ही नहीं है, तो कैसे आएगा। अब ध्यान से समझना यह है कि यहां से जो कार्बन आएगा और यहां से जो हाइड्रोजन होगा, उन्हीं दोनों का पूरा वेट इसके वेट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को कंसिस्ट करता है, पूरा जला दिया गया तो बनेगा, तो यहां से सिर्फ कार्बन निकालना और हाइड्रोजन का कितना वेट है, वही इसका टोटल वेट होगा। कैसे देखिए, जैसे यहां पे CO2 को पहले लेके सॉल्व किया जाए, तो CO2 में ऐसा है, आप देख लीजिए, ये जो तो कार्बन मिल रहा है आपको, तो जब ये 44 ग्राम होगा तो ये कितना होगा, 12 ग्राम। पहले मैंने मिलीग्राम किया था, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मिलीग्राम था, यहां पे क्या है, ग्राम है, तो हम ग्राम की बात कर लेते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, तो जब ये 44 ग्राम है तो ये 12 ग्राम होगा। अगर ये 1 ग्राम है तो कितना हो जाएगा, 12/44। ये कितना है, 3.38। तो जब ये 3.38 होगा तो कितना हो जाएगा, 12/44 इंटू 3.38। ठीक है, ये आपका निकल के आता है कितना, 0.922, ये आपका आएगा। ठीक, सिमिलरली कार्बन तो हो गया, कार्बन का कितना वेट पता चल गया, हाइड्रोजन कितना है वो कहां से निकल के आएगा, यहां से। तो H2O के हिसाब से देखिए कितने हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन। तो अगर इसका जब 18 ग्राम होगा, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना 18 है, तो 18 ग्राम है, तो इसका कितना होगा बोलिए, 2 ग्राम। तो जब ये 1 ग्राम होगा तो क्या होगा, 2/18। और कितना है ये देखिए जरा, 0.690। तो जब ये 0.690 ग्राम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/18 इंटू 0.690। ये आपका निकल के, ये जो वैल्यू है वो निकल के आपका आता है 0.077 ग्राम। ठीक है, अच्छा अभी बात देखिए आप, तो अब ये तो हो गया आपका कार्बन का वेट, और ये वेट हो गया आपका किसका, हाइड्रोजन का वेट। तो ये टोटल, ये पूरा जलाने पे इतना ही वेट बन रहा है, और ये कह रहा है इस क्वेश्चन में ये बात कहा कि ये जो कंपाउंड है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, तो इसी का, इसका वेट और इसका वेट अगर जोड़ दें तो टोटल वेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसका कितना है, 0.922 प्लस, और हाइड्रोजन में कितना दिया है, 0.77। तो आप इसको जोड़िएगा, सॉरी 0.077, तो कितना आ जाएगा, सात दोनों 0.999, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 1 ही ग्राम तो है ना। तो हो गया। तो परसेंटेज कैसे आएगा, कैसे निकालते हो आप परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे होगा, वेट ऑफ कार्बन कितना, आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, वेट ऑफ द सब्सटेंस बाय टोटल वेट। तो वेट ऑफ द कार्बन कितना आपका 0.922 बाई अप्रोक्सीमेटली, इसको 1 लिख लिया जाए, आप 0.999 लिख दीजिए, चाहे 1 लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 92 के 1 मान लीजिए, 1 ही ले लीजिए, क्या है, तो जगह 92.2% आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो 92.9 ये परसेंटेज हो गया, तो ये जाएगा आपका। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का वेट कितना आपका 0.077 बाई 0.077 बाई 0.999, मतलब 1 रख दीजिए आप इसको, 1 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, ये 7.7% हो जाएगा। तो ये आपके मास परसेंटेज हो गए, क्या हो गए, मास परसेंटेज हो गए। तो मास परसेंटेज के कॉलम में आप मास परसेंटेज लिख दीजिएगा, तो मैं ये हटा देता हूं, आप समझ गए ना ये कैसे मैंने निकाला। तो इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूं, देखिएगा आप जैसे मैं लिख रहा हूं पे, हटा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये 92.2% हो गया, और ये कितना हो जाएगा 7.7% हो गया। अब इसके बाद जो कॉलम था, मास परसेंट के बाद जो आपका कॉलम था वो क्या था, मोल के लिए।
कैसे निकालिएगा 92.2 बाई 12 और 7.7 बाई हाइड्रोजन का 1 कितना आता है ये आपका निकल के कितना आ जाएगा बोलिए जरा, ये बोलिए जरा, यहाँ पे तो मैंने लिखा ही नहीं, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो कितना हो जाएगा जरा बोलिए 92.2 बाई 12 कितना है, ये आपका निकल के आ जाता है 7 पॉइंट यह जगह आपका 92 पॉइंट यह जगह 7.7 7.7 और ये भी 7.7 आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या निकालिएगा आप, इसका सबसे स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए जरा। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालिएगा, सबसे स्मॉल वैल्यू, लगभग दोनों वैल्यू तो सेम ही है, तो 7.7 सेम ही है, लगभग क्या सेम ही है, 1 ये भी क्या गया 1। तो आपका जो इंपेरिकल फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा, एक कार्बन एक और हाइड्रोजन तो होगा CH। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, CH हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब क्या होगा इसके बाद, अच्छा अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है आपको जरा ध्यान से देखिए। सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है कि फाइंड द मोलर मास। अच्छा यार मोलर मास पूछ रहा है ना आपको, तो मोलर मास के लिए हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए। अगर मोलर मास पता हो तो मोल पता हो, मोल पता चल जाए तो मोल क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहां से कुछ सिनारियो सेट हो सकता है। तो अब कैसे होगा, मोल कहां से आएगा, मोल कहां से आएगा, जी हां कहां से आएगा, 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए 10 लीटर जब उसका वेट है, 10 लीटर जब उसका वॉल्यूम है, तो उसका वेट कितना है 11.6 ग्राम है। तो अगर 1 लीटर होता तो कितना वेट होता, 11.6 बाई 10.0। भाई एसटीपी पे 10 लीटर का वेट इतना दिया है, तो 1 लीटर का वेट इतना होगा, तो 22.4 लीटर का कितना हो जाएगा, 11.6 बाई 10.0 इंटू 22.4। क्लियर है। और ये जो वेट है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो वेट है, अच्छा ये जो आपका वेट निकल के आया 22.1 लीटर को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए जरा, 1 मोल। 1 मोल भाई 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल। तो अगर 22.4 लीटर का वेट इतना है, ये कितना निकल के आता है 26। तो ये 26 आ रहा है, मतलब 22.4 लीटर का जो वेट है वो 26 है। 22.4 लीटर को क्या लिख सकते हैं 1 मोल, मतलब 1 मोल का वेट कितना है 26। तो अगर ये 1 मोल है, इसका वेट 26 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी कितना निकल के आएगा 26। भाई अगर 1 मोल है, 1 मोल का वेट 26 है, वेट इन ग्राम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 26। तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट 26। तो इस कंपाउंड का जो ये कंपाउंड है आपका, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 26 है। अच्छा तीसरा पॉइंट, मैं इसको तेजी से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अपने तरीके से मैं नहीं लेके जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो हर तरह के स्टूडेंट, मतलब जो टॉपर है वो तो उनको तो ठीक समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। जो थोड़ा बच्चे जो स्लो रहते हैं, स्लो रहने का मतलब जो जल्दी से अप्रोच नहीं कर पाते, मैं उनके हिसाब से सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी थोड़ा रुक रहा हूं, अच्छा ये होगा तो ऐसे हो सकता है। तो आप सीखिए, अगर आपको चीज जल्दी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी बात है। आप लेकिन आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए कि भाई वो उनको भी तो समझ में आना चाहिए, ये सबके लिए है, तो मेरा प्रयास सबके लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या चाहिए मेरे को, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यार अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है तो पक्का मुझे n इंटू इंपेरिकल फार्मूला चाहिए होगा, लेकिन यार इंपेरिकल फार्मूला तो हमने निकाल लिया है CH, हमने तो पहली बार में CH निकाल लिया था। अब n क्या होता था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड बाय इंपेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला था अभी आपने 26, इंपेरिकल वेट कैसे हो जाएगा, कार्बन का 12 और प्लस एक हाइड्रोजन का 13, कितना आ गया 2। तो n का वैल्यू भी आपका 2 आ गया,
क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलिए जरा, 2 इंटू यहाँ पे क्या है C और H है, तो क्या हो जाएगा बोलिए जरा, C2 और H2 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं कि अच्छा ये ऐसे ऐसे नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करिए, यही तो सही समय अप्रोच करने का। आप क्लास 11th में हो ना, आप एक एक क्वेश्चंस को डील करिए, जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर है उनसे आप पूछिए, कोशिश करिए सर ये कैसे हुआ, गूगल बनाया गया है हा? तो मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हाइक, इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, गूगल में आप सर्च करके इन पे भी काम कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया अपने रिस्पेक्टिव सर से पूछिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, अपने भैया से पूछिए, सीनियर से पूछिए, लेकिन आप बेसिकली सब कुछ तैयार करिए। यही क्लास 11-12 आपको हार्डवर्क करना, यही सही समय मेहनत करने का, ठीक है। तो एक और सामने में क्वेश्चन करा देता हूं। ये रहा एक अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए, सॉल्व कीजिए इसको। आप सॉल्व करके देखिए, आपका अगर आंसर आ रहा है तब तो ठीक है, वरना देखिए मैं सॉल्व करता हूं। यार क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले पढ़ के थोड़ा डेंजरस लग सकता है। कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, वाटर होगा वहां पे जुड़ा हुआ होगा, प्लस ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस। रेंडर्ड का मतलब उस परिस्थिति में लाया जाता है, मतलब एनहाइड्रस का मतलब होता है जहां पानी ना हो, लॉस ऑफ वाटर, मतलब यहां से वाटर को निकाल दिया गया तो ये आपका एनहाइड्रस बना। पहले तो मैं समझ लूं तो कहना क्या जाता है, ठीक है ना। ये क्रिस्टलाइन था, ये मेरा था क्रिस्टलाइन, जहां पे वाटर था उसको रेंडर्ड मतलब इस परिस्थिति में लाया गया, एनहाइड्रस की परिस्थिति में वाटर निकाला गया। लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट। यार अगर इसका वेट वाटर के साथ इसका वेट 100 है तो लूज कितना करता है, मतलब पानी निकाला गया ये लूज करता है 45.6%, मतलब यहां से 45.6% ये लूज किया। लूज हो क्या रहा है, वाटर। लूज हो क्या रहा है, वाटर ही तो लूज हो रहा है ना, ध्यान समझिएगा। ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट। तो मान लीजिए अगर वेट 100 ग्राम है तो इसका कितना लूज कर रहा है, 45.6% तो लूज कर रहा है, तो यही तो है वाटर का अमाउंट, इतना ही तो वाटर लूज कर रहा है। तो लूज करने के बाद जो बना वो एनहाइड्रस बना, वो बनेगा कितना, वो कितना बचेगा, 100 माइनस कितना होगा, ये एक्चुअली एनहाइड्रस होगा कितना, 100 माइनस 45.6 कितना आएगा, 55.4। अगर पानी के साथ उसका वेट 100 ग्राम है, रेंडर्ड मतलब उस परिस्थिति में लाया जाता है एनहाइड्रस की परिस्थिति में, तो वो लूज कितना करता है 45.6, मतलब 45.6 वाटर लूज करता है। तो एनहाइड्रस का वेट कितना हुआ, यहां से ये माइनस कर दिया 54.4। पहला बात तो ये, पहली स्टेटमेंट तो ये। अब द कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, मतलब इसका कंपोजिशन क्या है भैया, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये दिया हुआ आपको। तो कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस, तो मतलब इसके एलिमेंट्स के बारे में पता है मुझे। एनहाइड्रस जो सॉल्ट है ये कह रहा है ना द कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस, मतलब एनहाइड्रस सॉल्ट का कंपोजिशन दिया है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग पहले एनहाइड्रस सॉल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे होगा देखिए, कौन कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है आपका, है पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, अच्छी बात है। इसके बाद जो हमारा काम होता था वो मास परसेंट का होता था, कितना है 15.1, 10.5, 24.8 और क्या है 49.6, सबका परसेंटेज हमने लिख दिया। अब जो काम था वो था मोल का। मोल पोटेशियम का होता है 39, ठीक, एल्युमिनियम का 27। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, चूंकि गैप क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप याद करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाय 32 एंड 49.6 बाय 16,
ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, ये आपका आता है 0.38, ये आपका आता है 0.38। थोड़ा इजी हो जाए कैलकुलेशन, इसलिए मैं वहां पे लिख लेता हूं साइड में, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 3.1। अब क्या करना होता है आपको, अब आपको निकालना होता है क्या, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो अगर आप निकालते हो तो क्या होगा, 0 पॉइंट सबसे छोटा वैल्यू क्या है 3.1 नहीं 0.38, 0.38 0.38 बाई 0.38, 0.775 बाई 0.38 एंड 3.1 बाई 0.38। ये आपका निकल के आता है कितना 1, ये आता है 1, ये आपका आता है 2.04 और ये आपका निकल के आता है 8.1। अप्रोक्सीमेट ये 1 है, इसको अप्रोक्सीमेटली 2 लिखिए, अप्रोक्सीमेटली 8 लिखिए। क्या आया निकल के आपका फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, मतलब एनहाइड्रस सॉल्ट का जो फार्मूला निकल के आया वो क्या हो जाएगा, बोले जरा, पोटेशियम 1, एल्युमिनियम, सल्फर 2 एंड ऑक्सीजन 8। देख लीजिए, ये तो पहले से ही आपको पता है, ये मेथड तो आप पहले से ही जानते हो, यहां कोई बड़ी डील नहीं थी। अब कह रहा है यार कि एनहाइड्रस तो पता चल गया, अब क्रिस्टलाइन सॉल्ट कैसे पता चलेगा। क्रिस्टलाइन सॉल्ट यार, एनहाइड्रस से क्रिस्टलाइन जा सकते हैं कैसे, अगर मुझे ध्यान सुनना, एनहाइड्रस से क्रिस्टलाइन जा सकते हैं अगर मुझे सिर्फ यह पता चल जाए कि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल कितना है, वहां पे कितना है वाटर मॉलिक्यूल कितना है, क्योंकि एनहाइड्रस सॉल्ट तो यहां पे भी था लेकिन साथ में क्या था, वाटर। अगर मुझे पता चल जाए कि कितना वाटर है, सपोज अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर है तो एनहाइड्रस सॉल्ट प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर लिख देंगे हम लोग, क्लियर है। तो अब ये आए कैसे, पता कैसे चले कि इसका आखिर वाटर का मॉलिक्यूल कैसे आएगा। अगर मुझे वेट पता चल जाए तो मैं पता कर लूं, अगर मान लीजिए अगर 18 ग्राम आता, 18 ग्राम लूज हुआ तो 1 मॉलिक्यूल, 36 ग्राम होता तो 2 मॉलिक्यूल। तो ये पता कैसे चलेगा, मैं बताता हूं आपको, जरा ध्यान सुनिए। अगर 54.4 ग्राम एनहाइड्रस है तो वाटर कितना लूज हुआ था 45.6, तो इतना वेट में कितना लूज होगा वो पता चल जाए कैसे, लिखिए जरा। 54.4 ग्राम जब आपका एनहाइड्रस था तो वाटर लूज हुआ था कितना 44.6, तो जब ये 1 ग्राम होगा तो कितना लूज होगा 44.6 बाई 54.4। अब कहां से पता चलेगा इसका कितना वेट है, वेट निकाल लिया जाए। आइए जरा इसका वेट निकाला जाए। पोटेशियम का है आपका 39, एल्युमिनियम 27, सल्फर कितना है 32, 2 का हो जाएगा 64 और प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू 16। जब सॉल्व करेंगे तो आपका 258 आ जाएगा, देख लीजिएगा कहीं गलत ना हो रहा हो, 258 आ जाएगा। तो 54.4 ग्राम जब एनहाइड्रस था तो वाटर लूज हुआ 45.6, तो एक में इतना, तो इतना जब इसका वेट है तो 258 में कितना होगा 45.6, 54.4 और 258 में, तो ये जो वाटर लूज हुआ वो आता है 216.2। इतना ग्राम, अगर एनहाइड्रस का वेट 258 ग्राम है तो वाटर इतना लूज हुआ होगा। अब ध्यान से सुनिए, इतना ग्राम, तो अगर 18 ग्राम वाटर लूज होता तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल होता, 1 मॉलिक्यूल होता। एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना है 18 ग्राम, तो एक का कितना हो जाएगा 1/18, कितना लूज हुआ 216.2, तो कितना हो जाएगा 1/18 इंटू 216.2। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका निकल के आएगा 12। कितना निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 12 आ जाएगा वाटर, 12 मॉलिक्यूल। मतलब अगर इसका वेट 258 है तो वाटर जो लूज हुआ होगा क्रिस्टलाइन से इतना लूज हुआ होगा, मतलब 12 मॉलिक्यूल लूज हुआ होगा, 12 मॉलिक्यूल। मतलब इस एनहाइड्रस के पास कितना मॉलिक्यूल रहा होगा 12 मॉलिक्यूल रहा होगा। मतलब जो हम फार्मूला लिखेंगे एनहाइड्रस का है KAl
H2O8 तो एनहाइड्रस का है, और लूज अगर वो क्रिस्टलाइन में कितना रहा होगा, मतलब यही वो मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल था 12 नंबर, जो उसने लूज किया था। ये मॉलिक्यूल्स को उसने लूज किया, मैं लिख देता हूं इसको अच्छे से, 12H2O, यही से आपने कितना निकाला था, यही से वो 12 वाटर मॉलिक्यूल निकल के वो एनहाइड्रस बन जाता था, जिसका फार्मूला ये था। तो एक ऐसा एक क्वेश्चन है, इसको आप पहले खुद से ट्राई किए होंगे, नहीं समझ में आया, आपने यहां से देखा सीखा इसको, अब एक बार होने के बाद एक बार फिर से आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। जो यहां पे समझने वाली बात थी वो ये थी कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस, मतलब क्रिस्टलाइन में तो वाटर होगा, रेंडर्ड का मतलब उस परिस्थिति में लाया जाता है। किस परिस्थिति में? एनहाइड्रस की परिस्थिति में लाया गया, तो वो जो वाटर को लूज करता है 45.6, तो मैंने पकड़ लिया 100, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर इसका वेट 100 था तो 45.6 लूज किया, तो लूज क्या होगा? वाटर लूज होगा। क्रिस्टलाइन से एनहाइड्रस में आने के लिए वाटर ही तो लूज होता है। वाटर कितना लूज हुआ? 45.6 लूज हुआ। ये लूज होने के बाद कितना एनहाइड्रस बचता? 54.4। तो बाकी अब हमको कैसे पता चला? अब हमने पूरा, अब क्रिस्टलाइन का पहले आपको एनहाइड्रस सॉल्ट का फार्मूला निकालना था, तो हमने सिंपल मेथड इंपेरिकल फार्मूला लगाया, हमने उसका निकाल लिया, क्रिस्टलाइन एनहाइड्रस का फार्मूला आ गया। अब हमको क्रिस्टलाइन सॉल्ट पूछा था, तो हमने 100 के बेसिस वाले को बेस मान के इसको किया। कैसे? अगर एनहाइड्रस का वेट 54.4 है तो वाटर लूज हुआ था 45.6, तो एक में इतना, तो इसके वेट में कितना पता चल गया, इतना वाटर लूज हुआ। तो अगर मान लो सपोज करो 36 ग्राम वाटर लूज होता, तो मैं कितना वाटर निकला? 2, मतलब यहां पे 2 वाटर था, तो कितना लूज हुआ? कैसे पता चला? 2 1 12 इतना 18, तो निकल क्या था? 12, तो 12 मॉलिक्यूल ही तो लूज हो रहा है, तो 12 मॉलिक्यूल हमने यहां पे जोड़ दिया। इस फार्मूला एनहाइड्रस से यहां तक जाने में 12 मॉलिक्यूल ही रहा होगा जो बाद में लूज हुआ होगा। क्लियर है एवरीवन? आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं अच्छे से। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए आपका आंसर आ रहा है क्या। चलिए मैं करता हूं इसको। कह रहा है कि द जनरल फार्मूला ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला दिया CxH2O, ये आपको फार्मूला दिया। कह रहा 3.1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसका कितना? 3.1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है। इन 1.24 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब अगर इतना कार्बन मिला होगा द मॉलिक्यूलर मास, तो रेस्ट क्या मिला होगा? H2O। कितना मिला होगा? वो 3.1 टोटल वेट, और इतना निकल गया 1.24, क्योंकि वहां पे एयर का है तो एडिशन कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम ऑफ H2O। सिंपल। अब कह रहा है द मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज 180, कैलकुलेट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले आप क्या निकालेंगे? इंपेरिकल फार्मूला। तो कौन कौन सा आपको यहाँ पे जो एलिमेंट या कंपाउंड यूज हो रहा है, कंपाउंड इसलिए क्योंकि H2O है, तो यहाँ पे कार्बन यूज हुआ और वाटर यूज हुआ। ठीक है, तो मास परसेंटेज कितना होगा वो जरूरी है जानना। तो मास कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे आएगा? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन बाय टोटल मास कितना आपका? 3.1 इंटू 100 कितना आएगा? देखिए जरा, 40 आ जाएगा। तो अगर ये 40% आती, जो अगर 40% आता है तो ऑफ कोर्स टोटल मिला के तो वाटर कितना आ जाएगा? मास परसेंटेज कितना होगा? 60%, क्योंकि दोनों ही है, तो इन्हीं दोनों से तो मिलके बना है ये भाई, इन्हीं दोनों से लोग मिलके बना है। तो ये हो गया आपका 40 और ये क्या होगा? 60। अब क्या निकालिएगा? मोल। मोल कैसे आएगा? तो वेट बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का 18, बातें 36, ये भी 3.33,
3.33। क्या निकालिएगा आप? सिंपलेस्ट रेशियो। क्या हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट रेशियो? ये हो जाएगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट, दोनों सेम है तो डिवाइड करेंगे तो ये भी 1, ये भी 1। क्या है आपका फॉर्मूला? कार्बन भी आपका 1 और H2 भी 1, ऐसा आ गया। और H2 भी 1, ये आपका आ गया इंपेरिकल फार्मूला। कैसे निकालिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला? मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, लास्ट टाइम बता रहा हूं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। n क्या था? मॉलिक्यूलर वेट। कितना दिया आपको क्वेश्चन में? 180। इसका इंपेरिकल वेट कितना हो जाएगा बोलिए जरा? कार्बन का 12 और पूरे वाटर का 18, कितना आ गया? 30 आ गया। तो 30 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बस 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा? 6 इंटू CH2O क्या हो जाएगा बोलिए जरा? C6H12O6। तो ये आपका निकल के चला आया मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअली एक अच्छा सा क्वेश्चन छूट रहा था तो मैं इसको करवा देता हूं, ना रिग्रेट रह जाता कि यार मैं वो करवा सकता था, मैंने करवाया नहीं। तो ये वो नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन भी है, जो लोग जेईई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है ये। देख लीजिए, कह रहा है टू ऑक्साइड ऑफ ए मेटल। एक मेटल है जो दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। अब तक क्वेश्चन में जो दिया है कंटेन 27%। अच्छा, एक में आपका है 27.6% और एक में कितना है? 30.0% ऑक्सीजन। यहां पे भी है और यहां पे भी। ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का है। तो यहां पे मेटल कितना हो जाएगा? लिख लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? मेटल कितना हो जाएगा? 100 माइनस 27.6 कितना हो जाएगा? 72.4% हो जाएगा। 100 में से माइनस कर लीजिएगा और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे मेटल का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 70% हो गया। हो गया। अब आपसे कह रहा है इफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4। लीजिए, पहले ऑक्साइड के बारे में तो बता दिया, M3O4। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड। इस ऑक्साइड का फार्मूला बताइए। कैसे आएगा? तो यार अब तक जो जिस बेसिस पे मैंने आपको पढ़ाया ना उसी से मैं आपको सोचने का मतलब प्रोसीजर दे रहा हूं। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड? सर अगर सेकेंड ऑक्साइड का मुझे फार्मूला निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए एलिमेंट कौन कौन सा है। पता है मुझे, एक है मेटल और दूसरा ऑक्सीजन। दूसरा पता होना चाहिए मुझे मास परसेंटेज, ये भी मुझे पता है। मास परसेंटेज कितना है? मेटल का है 70, इसका कितना है? 30। अब हमको क्या चाहिए? मोल। मोल कैसे निकालते हैं हम लोग? 70 बाई, बस यही फंस गया मामला। यहां पे एटॉमिक वेट ही तो चाहिए मुझे, एटॉमिक वेट चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन का 30/16 हो गया ये वाला। अब मामला यहीं पे रुक रहा है, एटॉमिक वेट कहां से आएगा? एटॉमिक वेट, अच्छा तो यहां पे जो क्या दिया आपको परसेंट ऑक्सीजन, तो यहां पे कितना परसेंट मेटल है? 72.4। ध्यान से सुनो जरा, इसको देखो जरा। M3O4 में जो मेटल है वो कितना है? 72.4%। मतलब इसका परसेंटेज कंपोजिशन, भाई इसमें परसेंटेज कंपोजिशन कितना? 72.4। तो मैं सोच सकता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या था? मास परसेंटेज से उसको रिप्रेजेंट करते थे। मास परसेंटेज क्या था? वेट ऑफ द सब्सटेंस बाय टोटल वेट। तो क्यों ना हम मेटल का वेट ले ले x, तो इसका मेटल का x ले तो इसका मास परसेंटेज कैसे निकालते थे? वेट ऑफ द मेटल 3 इंटू x बाई टोटल वेट कैसे आएगा? 3x और 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16 और ये किसके बराबर दिया है? 72.4%। क्वेश्चन में आपको पहले से आपने निकाल रखा है। यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? 3x ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 64 और यहां पे आ जाएगा आपका सॉरी परसेंटेज ना, तो यहां पे आप 100 भी तो लिखिएगा। एक सेकंड रुकिए, परसेंटेज होता है आप 100 से मल्टीप्लाई करके 72.4 लिखिएगा तो ये आ जाएगा 3x बाई 3x प्लस 64। ये कितना हो जाएगा आपका? 0.100 से डिवाइड कर देंगे आप तो ये क्या हो जाएगा? 0.724। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहां से x का जो वैल्यू आपका निकल के आता है
एक्स का वैल्यू जो निकल गया वो आ गया 56। वही तो होता है उसका एटॉमिक वेट, बस। तो एटॉमिक वेट हमको चाहिए था, वो आ गया 56। अब आपको क्या चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट पहले मोल, तो कितना आएगा मोल देख लीजिए कितना आएगा। ये निकल के आएगा आपका था 1.25 और ये आपका निकल गया था 1.88। तो आइए हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो लिख लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो क्या लिखिएगा आप, सिंपलेस्ट रेशियो स्मॉल वैल्यू 1.25 से डिवाइड कीजिए, तो 1.25 बाई 1.25 दैट इज इक्वल टू 1 और 1.88 बाई 1.25 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1.5। ठीक हो गया आपका। क्या कीजिएगा, देखिए जरा, ये रहा आपका मेटल, ये आता है आपका 1 और ये आपका क्या है ऑक्साइड, उसका था 1.5 मतलब 3/2, 2 से मल्टीप्लाई M2O3 हो गया, आ गया आपका M2O3। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा एक प्रोसेस हो गया जिससे आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान कहां देना था, एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट कहां से आपको सोचना था, एटॉमिक वेट, अच्छा एटॉमिक वेट कहां से आ सकता, कहां एटॉमिक वेट यूज होता था, मास परसेंटेज एटॉमिक वेट में कहां रिलेशन था, वो था परसेंटेज कंपोजिशन में। तो यहां पे परसेंटेज कंपोजिशन आपने निकाल लिया, कैसे, इसका वेट बाय टोटल वेट, और वो ऑलरेडी आपको पता था 72.4, आराम से आपने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और दिए वहां पे। तो ये फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है और बस इस टॉपिक पे इतना ही। और बाकी आप जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। फिर हम लोग मोल की बात करने वाले हैं, उसके बाद मोल से मोल रिलेशन, वॉल्यूम से वॉल्यूम रिलेशन, कंसर्न, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन और जितने बाकी तरह के लॉ हैं उसकी बात करके ये हम लोग खत्म कर देंगे ये चैप्टर। सो थैंक यू सो मच, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे।